दोस्तों आज हम बताने जा रहे हैं रसायन शास्त्र कक्षा 10 के लिए चैप्टर 1। चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। आज हम पार्ट 3 बताने जा रहे हैं। इससे पहले हम पार्ट 1 पार्ट 2 बता चुके हैं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे तो पहले से वीडियो को देखिए। उसमें हमने रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के बारे में, ऊष्माक्षेपी ऊष्माशोषी के बारे में बता चुके हैं। आज हम बता रहे हैं रासायनिक समीकरण की सीमाएँ क्या हैं। रासायनिक समीकरण के जो सीमा है वह क्या क्या है, रासायनिक समीकरण हमें क्या क्या जानकारी दे पाता है इसके बारे में। तो यह पहला है कि रासायनिक समीकरण से हमें अभिकारक एवं प्रतिफलों की भौतिक अवस्था की जानकारी मिलता है। भौतिक अवस्था का अर्थ होता है कि जो है वह भौतिक अवस्था होता है, जैसे ठोस हुआ, ठोस है, द्रव्य है कि गैस है, ठोस, द्रव्य, गैस। कहते रासायनिक समीकरण से अभिकारक एवं प्रतिफलों की भौतिक अवस्था की जानकारी नहीं मिलता। भौतिक अवस्था की जानकारी मतलब क्या है कि रासायनिक समीकरण है, जैसे हमारे रासायनिक समीकरण में लिख चुके हैं, इससे यह मालूम पड़ रहा है कि यह ठोस है, कि द्रव्य है, कि कौन सा गैस है। यह मालूम पड़ता है? नहीं मालूम पड़ता, क्योंकि यहाँ लिखा ही नहीं है कि यह हाइड्रोजन जो है वह गैस है, ऑक्सीजन गैस है, यह क्या है, ठोस है कि द्रव्य है। यह बात की जानकारी क्या करता है रासायनिक समीकरण हमें अभिकारक एवं, इसको अभिकारक बोलते हैं, इसको प्रतिफल बोलते हैं। अभिकारक एवं प्रतिफलों की भौतिक अवस्था की जानकारी नहीं दे पाता है। रासायनिक समीकरण से हमें यह मालूम नहीं पड़ता है कि कौन ठोस है, कौन द्रव्य है, कौन गैस है। दूसरा है रासायनिक समीकरण से ऊष्माक्षेपी या ऊष्माशोषी अभिक्रिया की जानकारी नहीं मिलता है। अब यह रासायनिक समीकरण है, यह अभिकारक, यह क्या है, प्रतिफल। इससे हमें यह मालूम नहीं पड़ता है कि रासायनिक समीकरण जो है ऊष्माक्षेपी है कि ऊष्माशोषी है। यह बात की जानकारी यह नहीं दे पाता है। रासायनिक समीकरण से यह मालूम पड़ रहा है यह ऊष्माक्षेपी है, यह ऊष्माशोषी है, यह बात की जानकारी यह नहीं दे पाता है। इसके बाद तीसरा है रासायनिक समीकरण से यह पता नहीं चलता है कि अभिक्रिया किन दिशाओं में संभव है। अब रासायनिक समीकरण से यह पता नहीं चलता है कि अभिक्रिया किन दिशा में संभव है। दिशा मतलब क्या, रासायनिक दिशाओं का मतलब होता है कि यहाँ जो है दिशाओं होता है, जैसे यहाँ पर ताप दिए हैं, जैसे यहाँ पर ताप दिए, क्या दाब दिए, क्या उत्प्रेरक दिए। यह बात की जानकारी यह नहीं देता है। यह बात की जानकारी क्या होता है, यह नहीं दे पाता है। नहीं दे पाता है। जैसे यह कह रहा है तीसरा, रासायनिक समीकरण से यह पता नहीं चलता है कि अभिक्रिया किन दिशाओं में संभव है। यहाँ जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अभिक्रिया का क्या बनाया, जल बनाया। यहाँ जो दिए हैं, यहाँ पर क्या कहते हैं, कभी ताप देते हैं, कभी दाब देते हैं, कभी क्या देते हैं, उत्प्रेरक। अभिक्रिया जो होता है वह कभी ताप द्वारा करता है, कोई कोई ऐसा होता है जो दबाने के बाद करता है, कोई क्या करता है, उत्प्रेरक द्वारा करता है। तो यही होता है कि यहाँ पर ताप दिए कि दाब दिए कि उत्प्रेरक दिए, यह बात की जानकारी रासायनिक समीकरण हमें नहीं दे पाता है। इसके बाद चौथा है रासायनिक समीकरण अभिक्रिया के वेग में कोई जानकारी नहीं देता है। रासायनिक समीकरण जो है अभिक्रिया के वेग में क्या आता है, वेग का अर्थ क्या होता है, चाल। रासायनिक समीकरण से यह मालूम पड़ता है कि अभिक्रिया तेजी से हो रहा है कि धीमी से हो रहा है। यह बात की जानकारी हमें क्या कहता है, रासायनिक समीकरण नहीं देता है। पाँचवा है रासायनिक अभिक्रिया विस्फोटक के साथ होती है। यह बात की जानकारी भी रासायनिक समीकरण नहीं दे पाता है। ऐसे रासायनिक समीकरण है वह विस्फोटक के साथ हो रहा है कि उसके साथ विस्फोटक के साथ नहीं हो रहा है। यह बात की जानकारी रासायनिक समीकरण दे रहा है, नहीं दे रहा है ना। यह बता रहा है कि मैं विस्फोटक हूँ, यह बात की जानकारी यह नहीं देता है। छठा है रासायनिक समीकरण से अभिकारक एवं प्रतिफलों में कितना खर्च है, इस बात की जानकारी नहीं देता है। जैसे यह अभिकारक हुआ, यह क्या है, अभिकारक है, यह अभिकारक है, यह अभिकारक है, यह क्या है, प्रतिफल है। तो यहाँ कहता है रासायनिक समीकरण से अभिकारक एवं प्रतिफल में कितना खर्च है, यह बात की जानकारी नहीं देता है। अब यह अभिकारक है, यह प्रतिफल है, इसमें कितना खर्च हुआ, इसमें कितना खर्च हुआ, यह बात की जानकारी हमें रासायनिक समीकरण से मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। यह क्या होगा, रासायनिक समीकरण से अभिकारक एवं प्रतिफलों में कितना खर्च है, यह बात की जानकारी हमें नहीं मिलता है। चलिए इसके बाद है, ये तो समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम क्या करते हैं, अगले टॉपिक पर चलेंगे। रासायनिक समीकरण को और अधिक उपयोगी कैसे बनाएंगे, इसके बारे में हम बताएंगे। चलिए इसके बाद हम बताएंगे रासायनिक समीकरण को और अधिक उपयोगी बनाना।
रासायनिक समीकरण को और अधिक से अधिक हम उपयोग क्या क्या कर सकते हैं, इसके बारे में हम जानकारी देंगे। इससे पहले हम रासायनिक समीकरण के बारे में पढ़े थे, लेकिन कहता है कि इसको और अधिक उपयोग कैसे बना सकते हैं, रासायनिक समीकरण को और बेहतर से बेहतर हम कैसे इससे जानकारी पा सकते हैं, इसके बारे में। तो पहला क्या है कि अभिकारक एवं प्रतिफलों की भौतिक अवस्था की जानकारी मिलता है। रासायनिक ऐसे क्या होता है कि अभिकारक एवं प्रतिफलों के भौतिक अवस्था की जानकारी मिलता है। ये भौतिक अवस्था को बताए थे। भौतिक अवस्था क्या हो रहा है, जैसे ठोस, द्रव्य, गैस की जानकारी भी हमें मिलता है रासायनिक समीकरण से। तो पहले हम बताएंगे ठोस, द्रव्य, गैस के लिए। जैसे हम यहाँ गैस लिखते हैं ना, पहले इसको यहाँ बतला दे रहा हूँ साइड में। जैसे गैस है, तो गैस के लिए हम क्या लिखते हैं, हिंदी में इसको हम गैस लिखते हैं। क्या लिखते हैं, गैस। गैस का क्या होता है, जी, गैस। इसको हम किसे सूचित करते हैं, जी द्वारा सूचित करते हैं। इसको सूचित करते हैं हम जी द्वारा। इसके बाद गैस होता है, इसके बाद क्या होता है, ठोस होता है। ठोस, इसको क्या लिखते हैं हम, सॉलिड। इसको सूचित करते हैं हम एस द्वारा, ठोस, द्रव्य। इसके बाद क्या होता है, द्रव्य होता है। द्रव्य क्या लिखते हैं, लिक्विड। लिक्विड, इसको हम लिखते हैं एल द्वारा। इसको हम छोटा एल में लिखेंगे, लिक्विड को होता है एल। ठोस, गैस हो गया, ठोस हो गया, द्रव्य हो गया। इसके बाद एक और आता है विलयन। विलयन क्या होता है, इसको हम बोलते हैं एक्वस, AQUOUS, एक्वस। इसको हम लिखते हैं AQ द्वारा। अब यहाँ क्या है कि भौतिक अवस्था की जानकारी हमें मिलता है कि गैस है, गैस को क्या लिखते हैं, जी लिखते हैं। ठोस के लिए एस लिखते हैं, द्रव्य के लिए एल लिखते हैं, लिक्विड। और विलयन के लिए क्या, एक्वस के AQ लिखते हैं, ए और क्यू लिखते हैं एक्वस के लिए। अब यही हमें कह रहा है कि अभिकारक एवं प्रतिफलों की भौतिक अवस्था की जानकारी मिलता है, कि जानकारी क्या क्या है इसके बारे में बताना है। इससे पहले हम बताए थे जैसे समीकरण में कि ठोस, द्रव्य, गैस की जानकारी नहीं देता है, लेकिन यहाँ कहता है कि रासायनिक समीकरण को और अधिक उपयोगी बनाने के लिए हमें क्या करना है, भौतिक अवस्था की जानकारी प्राप्त करना है। तो भौतिक अवस्था जैसे तुम्हारा सब समीकरण हम ले लेते हैं। जैसे भौतिक अवस्था की जानकारी के लिए अब गैस के लिए क्या लिखते हैं, जैसे मान लो यह गैस है, कौन सा गैस है, हाइड्रोजन गैस है। तो गैस है, तो गैस के लिए तिरछी कहाँ लिखते हैं, ऊपर में, क्योंकि गैस हमेशा क्या करता है, ऐसे रहता है। गैस हमेशा कहाँ आता है, ऊपर में। इसके बाद है, अगर यहाँ पर गैस नहीं है, अगर द्रव्य है, गैस है, इसके बाद ठोस है। ठोस मान लो अपक्षेप है। ठोस किसको बोलते हैं, अपक्षेप को। अगर यहाँ अपक्षेप रहेगा तो इसको क्या लिखेंगे हम, अपक्षेप का होता है तिरछी नीचे में। अगर कोई पदार्थ अपक्षेप है तो उसको हम तिरछी द्वारा नीचे में लिखते हैं, क्योंकि अपक्षेप जो होता है वह ठोस पदार्थ होता है, और ठोस पदार्थ हमेशा कहाँ बचता है, वो क्या विलयन से अलग होकर नीचे बढ़ जाता है, इसीलिए इसका तिरछी कहाँ आएगा, नीचे में। इसके बाद है, और यहाँ भी जानकारी होता है कि ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी के बारे में। ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी है, इसके बारे में जानकारी देंगे। तो पहले हम यहाँ क्या करते हैं कि अभिकारक एवं प्रतिफल के भौतिक अवस्था की जानकारी ले लेते हैं। जैसे यहाँ मान लो कैल्शियम है, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम गर्म करेंगे तो ये क्या देगा, इसको अगर हम गर्म करेंगे तो यह देगा CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, और क्या देगा, कार्बन डाइऑक्साइड। अब यह जो कैल्शियम है वह कैल्शियम क्या है, इसके बारे में हम, कैल्शियम क्या है, यह जो है आपका यह ठोस है, ये भी क्या होगा, ठोस होगा। और ये कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वह क्या होता है, गैस होता है। अब हमें क्या करता है, अभिकारक एवं प्रतिफलों की भौतिक अवस्था की जानकारी यह दे रहा है कि यह ठोस है, ये भी ठोस है, यह क्या है, द्रव्य है। ठोस के लिए क्या एस लिखते हैं, तो कैल्शियम कार्बोनेट, इसको क्या बोलते हैं, संगमरमर, या क्या बोलते हैं, चूना पत्थर। तो चूना पत्थर यह क्या होता है, ठोस होता है। या कैल्शियम ऑक्साइड, ये भी क्या होता है, जैसे होता है भाखड़ा चूना बोलते हैं,
वह क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है वह काली चूना होता है। काली जैसे जिसको हम उपयोग करते हैं सीमेंट बनाने में, काली चूना का, यह कैल्शियम ऑक्साइड, यह क्या है, ठोस है। और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, गैस होता है। यह क्या हो गया, गैस। इसका और भी जानकारी है, जैसे यहाँ मान लो कि जिंक है, जिंक और क्या है, H2SO4, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। अब यह जो अभिक्रिया करता है, यह अभिक्रिया कर क्या बनाता है, यह अभिक्रिया करके बनाता है जिंक सल्फेट और प्लस क्या रहता है, हाइड्रोजन गैस। अब यह जिंक है, वह जिंक आपका क्या है, ठोस है कि द्रव्य है, यह जिंक जो है वह ठोस है। यह सल्फ्यूरिक अम्ल, ये क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है वह स्वाद में कैसा होता है, खट्टा होता है, अम्ल होता है। अम्ल का स्वाद कैसा होता है, खट्टा होता है। तो यह क्या है, आपका लिक्विड होगा। ये जो आपका ये क्या है, विलयन है, ये क्या है, विलयन है। इसको क्या लिखेंगे हम, एक क्यू लिखेंगे। यह क्या होगा, आपका विलयन हो गया। और यह जो जिंक सल्फेट, यह क्या होगा, ठोस होगा। जब यह ठोस है तो जिंक सल्फेट ये ठोस हो गया। और यह जो आपका है वह क्या है, हाइड्रोजन जो है वह क्या होता है, गैस होता है। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ब्रोमीन, ये सब क्या है आपका, हीलियम, ये सब क्या है, गैस है। यह जिंक, इससे आप क्या मालूम पड़ा है कि अभिकारक, इसको बोलते हैं अभिकारक, इसको बोलते हैं प्रतिफल। तो अभिकारक एवं प्रतिफलों के भौतिक अवस्था की जानकारी हमें मिल गया। इसके लिए हम बता दिए थे किसके लिए क्या संकेत लिखना है, गैस के लिए G, ठोस के लिए S, द्रव्य है तो अगर कोई लिक्विड सामान है जैसे जल हो गया, घी हो गया, ये सब के लिए क्या होता है, L लिखते हैं। और विलयन है, इसके लिए AQ लिखते हैं। अब गैस हमेशा कहाँ आता है, ऊपर में। जैसे यह गैस है, यह गैस कहाँ जाएगा, हमेशा ऊपर में जाएगा। अब अपक्षेप किसको बोल, जैसे कोई ठोस पदार्थ है उसको अपक्षेप बोलते हैं। तो अपक्षेप कहाँ हमेशा होता है, नीचे की तरफ। अपक्षेप जब भी आएगा इसका तीर किससे होगा, नीचे की तरफ, क्योंकि अपक्षेप जो ठोस पदार्थ होता है वो हमेशा कहाँ बैठता है, नीचे बैठता है। तो इसकी जानकारी तो हो गया कि भौतिक अवस्था की जानकारी मिल गया हमें अभिकारक में प्रतिफल से। अब दूसरा चलेंगे ऊष्माक्षेपी या ऊष्माशोषी अभिक्रिया की जानकारी। ऊष्माशोषी कौन है अभी और ऊष्माक्षेपी कौन है, यह बात की जानकारी हमें इस समीकरण से पाएंगे। तो ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी के बारे में हम पहले सोचेंगे। इधर अभिकारक है और इधर क्या है, प्रतिफल है। इधर क्या है, प्रतिफल। तो ऊष्माक्षेपी या ऊष्माशोषी अभिक्रिया की जानकारी कैसे होगा, कौन ऊष्माक्षेपी होगा, कौन ऊष्माशोषी हो, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो अभिकारक एवं प्रतिफल में कौन सा ऊष्माशोषी है, कौन ऊष्माक्षेपी है। ऊष्माक्षेपी किसको बोलते हैं, अगर अभिकारक के तरफ क्या हो, ऊष्मा हो, अभिकारक के तरफ ऊष्मा हो तो क्या होगा, ऊष्माशोषी। और प्रतिफल के तरफ अगर ऊष्मा हो तो क्या होगा, ऊष्माक्षेपी। मतलब ऊष्मा क्या करता है, अगर प्रतिफल के तरफ ऊष्मा दिया हो तो ऊष्माक्षेपी, और अभिकारक के तरफ ऊष्मा दिया हो तो ऊष्माशोषी। देखो तो यहाँ प्रतिफल के तरफ क्या जोड़ दिए हम, ऊष्मा जोड़ दिए। प्रतिफल के तरफ क्या जोड़ दिए, ऊष्मा जोड़ दिए। तो अब यह क्या हो जाएगा, ऊष्माशोषी कहलाएगा। यह जो समीकरण बनेगा, वह क्या बनेगा, ऊष्माक्षेपी बनेगा। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बोलेंगे। अभिकारक और प्रतिफल, अगर प्रतिफल के तरफ ऊष्मा हो तो क्या होगा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। देखो अगर इधर अभिकारक है, अभिकारक के तरफ ऊष्मा कम था, इधर जाकर क्या हो गया, ऊष्मा बढ़ गया। जैसे कोई भी दो तत्व अभिक्रिया करता है, अभिक्रिया करने के बाद क्या होता है, उसका ऊष्मा अगर बढ़ गया तो यहाँ अभिक्रिया इसको क्या हो रहा, बढ़ गया। ऐसे यह कार्बन है, जैसे अभिक्रिया बढ़ गया आपको यहाँ पहले से था। जैसे मान लो यहाँ कार्बन है, यहाँ क्या है, ऑक्सीजन है। यह दोनों अभिक्रिया किया, अभिक्रिया में क्या तो क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड बनाया। और प्लस में क्या दिया, यहाँ पर ऊष्मा दिया। प्लस में क्या दिया, ऊष्मा दिया। अब यह क्या कहलाएगा, ऊष्मा। यह जो होगा वह कैसा होगा,
यह CO2 है। अब ये जो होगा वो क्या कहलाएगा, ऊष्माक्षेपी कहलाएगा। यह जो कहलाएगा ऊष्माक्षेपी कहलाएगा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। देखो अगर प्रतिफल के तरफ ऊष्मा दिया हो तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, अगर अभिकारक के तरफ ऊष्मा दिया हो तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो यह प्रतिफल के तरफ क्या ऊष्मा है, मतलब पहले ऊष्मा कम था, अब ऊष्मा क्या हो गया, बढ़ गया। तो पहले से क्या होगा, ऊष्मा बढ़ गया, तो ऊष्मा बढ़ गया तो क्या हो गया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो अब यहाँ देखो कार्बन और ऑक्सीजन जब अभिक्रिया किया तो क्या दिया, कार्बन डाइऑक्साइड दिया और प्लस में क्या दिया, ऊष्मा दिया। तो पहले ऊष्मा कम था, इधर आगे क्या हुआ, ऊष्मा बढ़ गया, बढ़ गया तो क्या हो गया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अगर प्रतिफल की तरफ ऊष्मा दिया हो तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। इसके बाद है, अब हम बताएंगे ऊष्माशोषी के बारे में। ऊष्माशोषी क्या होता है, जैसे यहाँ पर अभिकारक हो गया, अभिकारक इधर क्या है, अभिकारक इधर हो गया आपका प्रतिफल, इधर हो गया प्रतिफल। तो हम बताए थे अगर प्रतिफल की तरफ ऊष्मा हो तो ऊष्माक्षेपी, और इधर क्या है, अभिकारक के तरफ ऊष्मा हो। यहाँ ऊष्मा किसके तरफ हो, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, प्लस क्या है, ऊष्मा। देखो तो अभी यहाँ क्या है, अभिकारक के तरफ ऊष्मा जुटा है, मतलब इधर ऊष्मा अधिक है, इधर आके ऊष्मा क्या हो गया, उधर ऊष्मा है नहीं है, यानी इधर ऊष्मा अधिक है, इधर गर्म है, और इधर आके क्या होगा, ऊष्मा खत्म हो गया, यानी यह क्या हो गया, ठंडा हो गया। तो अभिकारक की तरफ अगर ऊष्मा हो तो यह क्या कहलाएगा, ऊष्माशोषी कहलाएगा, क्योंकि यह इधर ऊष्मा अधिक था, इधर आके क्या हुआ, ऊष्मा खत्म हो गया, यानी ये ऊष्मा को सोख लिया, तो इसको क्या बोलेंगे हम, ऊष्माशोषी बोलेंगे। ऊष्मा को सोख लिया, यह क्या हो जाएगा, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। अगर अभिकारक के तरफ ऊष्मा दिया हो तो ऊष्माशोषी, और प्रतिफल के तरफ ऊष्मा दिया हो तो ऊष्माक्षेपी। या याद रखिए, अगर प्रतिफल के तरफ ऊष्मा हो तो ऊष्माशोषी, ऊष्माक्षेपी, और अभिकारक के तरफ ऊष्मा हो तो ऊष्माशोषी। देखो इधर क्या, अभिकारक के तरफ ऊष्मा अधिक था, इधर आने के बाद क्या हुआ, ऊष्मा खत्म हो गया, ऊष्मा खत्म हो गया, यानी ऊष्मा को क्या किया, यह सोख लिया। ऊष्मा इधर अधिक गर्म था, इधर ठंडा हो गया, यह क्या, ऊष्मा को क्या सोख लिया, तो यह इससे क्या कहलाएगा, यह ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाएगा। इसके बाद है, जैसे नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, और प्लस में क्या देंगे इधर हम, इसको हम यहाँ लिखते हैं, जैसे यहाँ नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, और प्लस में क्या देंगे, यहाँ पर हम ऊष्मा देंगे। अब यह जो अभिक्रिया होगा तो क्या हुआ, N2 नाइट्रोजन है, और यह क्या है, ऑक्सीजन है, यह क्या देगा, NO देगा। इधर मेरा नाइट्रोजन कितना है, 2 है, ऑक्सीजन कितना है, 2 है, तो इधर भी क्या करेंगे हम, इसको संतुलित कर देंगे। और इधर देखो अब क्या दे रहा है, यहाँ पर इधर क्या है, ऊष्मा है, इधर ऊष्मा है नहीं है, यानी ऊष्मा को ये सोख लिया, सोखने के बाद अभी क्रिया करने के बाद क्या दिया, NO दिया, यानी ऊष्मा इधर से खत्म हो गया। यह क्या कहलाएगा, ऊष्माशोषी कहलाएगा। ऊष्माशोषी अभिक्रिया हो जाएगा। इतना याद रखेंगे, अभिकारक के तरफ अगर ऊष्मा दिया हो तो ऊष्माशोषी, और प्रतिफल के तरफ ऊष्मा दिया हो तो ऊष्माक्षेपी। क्योंकि इधर ऊष्मा कम था, इधर आके ऊष्मा क्या हो गया, जुट गया, यानी ऊष्मा बढ़ गया, पहले कम था अब बढ़ गया तो ऊष्माक्षेपी। पहले ऊष्मा अधिक था, इधर आके ऊष्मा क्या हुआ, कम हो गया, यानी ऊष्मा को क्या किया, सोख लिया, तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया। अगर ऊष्मा इधर हो तो ऊष्माशोषी, और ऊष्मा प्रतिफल के तरफ हो तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। यह आपको बतला लिया अभिकारक में प्रतिफल के बारे में, भौतिक अवस्था की जानकारी। अब ये मालूम आपको पड़ गया कौन समीकरण ऊष्माक्षेपी है, कौन ऊष्माशोषी है। जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर जैसे मैग्नीशियम ले लिए, एक और बता रहा हूँ, मैग्नीशियम हो गया, यहाँ क्या हो गया, ऑक्सीजन हो गया। तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन दोनों जब अभिक्रिया करेगा तो यह क्या बनाएगा, MgO बनाएगा, MgO बना देगा। यहाँ मैग्नीशियम कितना है, यहाँ ऑक्सीजन 2 है, यहाँ मान लो 2 डाल देते हैं, यहाँ भी 2 डाल देंगे, अब हो गया। इसके बाद है, अब यह क्या बना, MgO बना। अगर इसको ए साइड में हम क्या लिख देंगे, हम ऊष्मा लिख देंगे। इधर अगर हम ऊष्मा लिख दिए
इधर उष्मा लेते थे क्या, यह कैसा कहलाएगा, यह क्या ऊष्माक्षेपी है कि ऊष्माशोषी है। ये जो समीकरण है वो ऊष्माक्षेपी है ऊष्माशोषी है। तो पहले ऊष्मा कम था, अब ऊष्मा क्या हो गया, अधिक हो गया। तो प्रतिफल की तरफ क्या जुटा, ऊष्मा जुटा। यह अभिकारक है, यह प्रतिफल है, प्रतिफल की तरफ क्या हुआ, ऊष्मा हुआ। तो यह क्या कहलाएगा, ऊष्माक्षेपी कहलाएगा। यह जो समीकरण होगा वह क्या होगा, ऊष्माक्षेपी होगा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगा। अगर इसी को हम MgO है, जैसे यहाँ सोडियम हो गया, जैसे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन लिए हैं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, और इसको अगर इस तरफ हम दूसरा समीकरण लेको देखो, जैसे यहाँ मैग्नीशियम है या ऑक्सीजन है, अगर इसको इस तरफ हम ऊष्मा जोड़ देंगे और इसके बाद क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम MgO लिखेंगे, इसको संतुलित कर देंगे। तो ऊष्मा कहाँ है, ऊष्मा किस तरफ है, अभिकारक की तरफ है। इधर ऊष्मा अधिक था, इधर ऊष्मा क्या हो गया, कम हो गया, यानी ऊष्मा को क्या किया, या सोख लिया। तो सोखने के बाद जब सोख लिया तो यह क्या दिया, अभिक्रिया करके क्या दिया, MgO दिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यह कैसा कहलाएगा, यह क्या कहलाएगा, ऊष्माशोषी कहलाएगा, ऊष्माशोषी अभिक्रिया बनेगा। यह ऊष्माशोषी होगा, वह ऊष्माक्षेपी हो जाएगा। अब इतना मालूम पड़ गया कि ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी किसको कहते हैं। इसके बारे में हमको फुल डिटेल्स मिल गया कि प्रतिफल के तरफ अगर ऊष्मा हो तो ऊष्माक्षेपी, और अभिकारक के तरफ अगर ऊष्मा हो तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया। इतना जानकारी मिल गया। इसके बाद हम 1 2 हो गया। अभी तीसरे पर चलेंगे, गैस का बारे में बताएंगे, गैस का उत्सर्जन। तीसरा है गैसों का उत्सर्जन। तीसरा क्या है, गैसों का उत्सर्जन। गैसों का उत्सर्जन मतलब गैस की जानकारी हमें कैसे मिलता है, इसके बारे में गैस की जानकारी प्राप्त करना है। तो गैस की जानकारी प्राप्त करना है, जैसे यहाँ पर हम ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, जिंक ले रहे हैं। यहाँ क्या है, यह क्या है, जिंक है। इसका अभिक्रिया हम किससे करा दे रहे हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल यानी हाइड्रोसल्फेट से, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल से अगर इसको अभिक्रिया कराएंगे यह क्या देगा, ZnSO4 जिंक सल्फेट, और प्लस में क्या देगा, यह हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है वह क्या है, गैस है। तो गैस कहाँ आता है, गैस के लिए बताए थे ऊपर में, यह इसको हो गया, गैस का उत्सर्जन हो गया। दूसरा भी ले सकते हैं यहाँ पर, जैसे जिंक है, जैसे सोडियम जिंक कुछ भी ले सकते हैं, मैग्नीशियम। जैसे यहाँ मान लो जिंक है, इसको हम अगर ले लेंगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से, HCl से, इससे इसको अभिक्रिया कराएंगे तो यह क्या होगा, जिंक क्लोराइड, जिंक क्लोराइड, और प्लस में क्या देगा, यह हाइड्रोजन गैस देगा। इससे भी मेरा हाइड्रोजन गैस निकल रहा है। गैस की जानकारी मिल रहा है हमें। इसके अलावा कैल्शियम कार्बोनेट भी लेते हैं, CaCO3। अगर इसको क्या करेंगे, हम गर्म करेंगे, गर्म करेंगे तो क्या देगा, या कैल्शियम ऑक्साइड देगा, और प्लस में क्या देगा, या CO2 देगा। तो CO2 मेरा क्या है, गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड। गैस कहाँ जाएगा, ऊपर में। गैस का उत्सर्जन कैसे होता है मालूम पड़ गया। गैसों की जानकारी, तो गैस की जानकारी हमें, गैस के कैसे जानकारी मिलता है इसके बारे में। तो जिंक को जब हम सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया कराएंगे तो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस देगा। फिर जिंक को अगर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराएंगे तो क्या होगा, जिंक क्लोराइड, और क्या देगा, हाइड्रोजन गैस देगा। इसके बाद है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम गर्म करेंगे तो क्या देगा, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। इससे भी मेरा गैस की प्राप्ति हो गया। और इसका 3 गैस के मालूम पड़ गया। इसके बारे हम चलेंगे अपक्षेप बनने की जानकारी। अपक्षेप कैसे बनता है इसके बारे में। तो अपक्षेप क्या होता है, अपक्षेप क्या होता है, एक प्रकार का ठोस पदार्थ होता है। अपक्षेप वह ठोस पदार्थ होता है जो विलयन से अलग होकर नीचे क्या होता है, नीचे बैठ जाता है। तो अपक्षेप किसे कहते हैं इसके बारे में पहले बता दे रहा हूँ। अपक्षेप वह ठोस पदार्थ है जो विलयन से अलग होकर क्या कहता है, अपक्षेप के रूप में नीचे बैठ जाता है। ठोस के रूप में क्या होता है, नीचे बैठता है। जैसे कोई भी पदार्थ है अगर ठोस है, अगर उसको विलयन में हम क्या करेंगे, चीनी में, जैसे मान लो पानी में हम अगर मिट्टी को मिक्स करेंगे तो क्या होगा, अपक्षेप के रूप में नीचे बैठ जाएगा। जो ठोस पदार्थ रहेगा वो कहाँ जाएगा, पेंदी में नीचे बैठता है। तो यही होता है कि अपक्षेप किसे कहते हैं इसके बारे में, अपक्षेप की जानकारी हमें कैसे मिलता है। तो अपक्षेप वह ठोस पदार्थ होता है जो विलयन से अलग होकर नीचे बैठ जाता है, उसे क्या कहते हैं, अपक्षेप कहते हैं।
जैसे अब शेप है यहाँ पर, इसका हम जानकारी दे रहा हूँ। जैसे सोडियम नाइट्रेट, इसको अगर हम अभी क्रिया करा देंगे, सोडियम नाइट्राइड को अभी क्रिया कराएंगे किससे हम, सिल्वर नाइट्रेट को अभी क्रिया कराएंगे हम सोडियम क्लोराइड से। अगर इसको अभी क्रिया कराएंगे तो यह जो पहले क्या होता है प्लस, यह होता है माइनस, या प्लस, यह क्या होता है माइनस। तो यह क्या था, हमेशा जब भी रिएक्शन होगा, अभी क्रिया होगा तो प्लस माइनस होगा। प्लस प्लस रिएक्शन कभी भी नहीं होता है, प्लस माइनस होगा। तो यह जो होता है यहाँ पर क्या है, यह प्लस है और यह क्या है माइनस है। तो यह प्लस माइनस रिएक्शन करेगा, तो क्या देगा, यह सिल्वर क्लोराइड देगा। यह क्या देगा, सिल्वर क्लोराइड दे देगा। और प्लस में यह क्या देगा, अब ये दोनों अभी क्रिया किया, अब यह माइनस है, यह प्लस है, ये दोनों भी क्रिया करेगा। ये ऐसे भी क्रिया करेगा, यह ऐसे करेगा। यह क्या देगा, NaNO3 दे देगा। और यह क्या देगा, सिल्वर क्लोराइड देगा। अब इसमें यही कह रहा है कि अब शेप की जानकारी हम कैसे, अब इसमें अब शेप की जानकारी कैसे मिलेगा। सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्या होता है, चांदी होता है। यह क्या होता है, ठोस होता है। तो यह कहाँ आएगा, ठोस के लिए हम बताए थे। अब शेप इसको बोलते हैं। अब शेप एक प्रकार क्या होता है, ठोस पदार्थ होता है। अब शेप किसको बोलते हैं, अब शेप एक प्रकार का ठोस पदार्थ होता है जो विलयन से अलग होकर नीचे बैठ जाता है। तो अब शेप क्या होगा, अब शेप हो गया आपका, यह क्या हो गया आपका, अब शेप हो गया। हमें अब शेप की जानकारी मिल गया। अब शेप बनने की जानकारी, तो सिल्वर नाइट्रेट को जब हम सोडियम क्लोराइड से अभी क्रिया करेंगे तो क्या देगा, सिल्वर क्लोराइड, और क्या देगा, सोडियम नाइट्रेट देगा। ये हमें क्या हुआ, अब शेप की जानकारी मिल गया। फिर इसका एक और एग्जांपल देकर दिखा रहा हूँ। जैसे सिल्वर नाइट्रेट को अभी क्रिया हम, ये क्या है, सिल्वर नाइट्रेट, इसका अभी क्रिया हम किससे करा देंगे, इसको अभी क्रिया हम करा देंगे, अगर ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से करा देंगे, इसको किससे करा देंगे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से भी कराएंगे तो क्या होगा, देखो या प्लस है या माइनस है, या माइनस या प्लस है या माइनस है। फिर ये दोनों भी क्रिया कर लेगा और ये दोनों भी क्रिया कर लेगा। जब सेम अब शेप फिर बनाएगा, यह बनाएगा AgCl2 और फिर क्या बनेगा, HNO3। इसमें यह क्या होगा, अब शेप होगा। यह क्या होगा, अब शेप, सिल्वर क्लोराइड है या चांदी है, यह क्या होगा, अब शेप होगा। इसके बाद दूसरा भी एग्जांपल है, जैसे बेरियम क्लोराइड। यह क्या होता है, बेरियम क्लोराइड को अभी क्रिया किससे कराएंगे हम, बेरियम क्लोराइड को अभी क्रिया कराएंगे सोडियम नाइट्रेट से, बेरियम सल्फेट। इसको अभी क्रिया करा देंगे हम सल्फ्यूरिक अम्ल से। इसको किससे अभी क्रिया कराएंगे हम, सल्फ्यूरिक अम्ल से। यह क्या है, प्लस है या माइनस है, यह प्लस है, यह क्या है, माइनस है। यह प्लस माइनस रिएक्शन करेगा तो यह क्या बनेगा, बेरियम सल्फेट बनेगा। यह जो बनेगा, यह बनेगा बेरियम सल्फेट। और फिर क्या देगा, HCl देगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल देगा। तो इसमें मेरा यह क्या होगा, ठोस होगा। बेरियम सल्फेट है, यह क्या है, ठोस है। यह अब शेप है। अब शेप का हमेशा क्या होता है, तिरछी नीचे की तरफ जब भी यहाँ रहे तो क्या बनेगा, यह अब शेप की जानकारी हमें मिलता है। तो यह क्या हो गया, यहाँ पर अब शेप हो गया। यहाँ क्योंकि यह बेरियम सल्फेट है, वह क्या है, ठोस है। और यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यह क्या है, एक लिक्विड है, विलयन है। तो हमें इससे क्या मालूम पड़ेगा कि अब शेप की जानकारी मिल गया। बेरियम क्लोराइड को भी क्रिया है सल्फ्यूरिक अम्ल से क्या क्या, बेरियम सल्फेट, और क्या देता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल देता है। यह क्या बन गया, यह बेरियम सल्फेट जो क्या है, अब शेप के रूप में तैयार हो गया। तो आपका दो एग्जाम्पल हो गया कि अब शेप बनने की जानकारी कैसे मिलता है इसके बारे में। तो सिल्वर नाइट्रेट को जब हम क्या करते हैं, सोडियम क्लोराइड से भी क्रिया कराते हैं तब अब शेप बनता है।
अगर सिल्वर नाइट्रेट को हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करें तभी अपक्षय बनता है, और बेरियम क्लोराइड को हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक नहीं सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करते हैं, तभी यह क्या बनता है, अपक्षय बनता है। तो अपक्षय बनने की जानकारी हमको मिल गया। अपक्षय कैसे बनता है इसके बारे में, चलिए इसके बाद हम चलेंगे अभिक्रिया की शर्तें की जानकारी। अभिक्रिया की शर्त क्या होता है, जैसे अभिक्रिया की शर्तें की जानकारी, जैसे कोई सा दो रिएक्शन है, अगर अभिक्रिया कर रहा है, जैसे हम मान लो अभिकारक है, विकारक और इधर क्या है, प्रतिफल। जैसे इधर अभिकारक है और इधर क्या है, प्रतिफल है। कहता है अभिक्रिया की शर्तें की जानकारी, जैसे अभिकारक है और अभिक्रिया करने के बाद क्या बनता है, प्रतिफल बनता है। तो इसमें अभिक्रिया के शर्त क्या होता है, जैसे यहाँ पर हम क्या दे रहे हैं, ताप दे रहे हैं कि दाब दे रहे हैं कि उत्प्रेरक दे रहे हैं, इसके बारे में जानना है। तो अभिक्रिया के शर्तें की जानकारी क्या होता है कि अभिक्रिया जो है वो किस शर्त पर हो रहा है, ताप द्वारा हो रहा है। कोई कोई ऐसा अभिक्रिया होता है जिसको हम ताप देते हैं, कभी कभी क्या दबाते हैं, कभी कभी क्या है उत्प्रेरक देते हैं। तब वो क्या करता है, जैसे कभी कभी क्या है हम ताप देते हैं, दाब देते हैं और क्या देते हैं, उत्प्रेरक। तब वो क्या करता है, अभिक्रिया करता है। कोई कोई जो है वो रासायनिक अभिक्रिया आसानी से करता है, कोई किसी को क्या करता है दबाना पर, इससे को ताप देंगे, गर्म करेंगे। कभी कभी क्या है दबाने के बाद अभिक्रिया करता है, कभी कभी क्या होता है उत्प्रेरक देने पर अभिक्रिया करता है। तो वही यहाँ कह रहा है कि अभिक्रिया की शर्तें क्या है। तो अभिक्रिया की शर्त होता है कभी दाब देने पर, ताप देने पर, उत्प्रेरक देने पर। और उत्प्रेरक क्या होता है, तो उत्प्रेरक किसको बोलते हैं, तो उत्प्रेरक क्या होता है, उत्प्रेरक के बारे में यहाँ लिख दे रहा हूँ। उत्प्रेरक वह पदार्थ है, वैसा अभिक्रिया जो बिना भाग लिए अभिक्रिया के दर को क्या करे, बढ़ा दे या घटा दे, उत्प्रेरक कहलाता है। उत्प्रेरक का काम क्या है, उत्प्रेरक किसे कहते हैं इसके बारे में। उत्प्रेरक क्या है, वैसा अभिक्रिया जो बिना भाग लिए अभिक्रिया के दर को बढ़ा दे या घटा दे, उत्प्रेरक कहलाता है। उत्प्रेरक के बारे में यहाँ पर लिख लेते हैं नीचे। उत्प्रेरक क्या होता है, उत्प्रेरक तो वैसा अभिक्रिया जो बिना भाग लिए अभिक्रिया की दर को बढ़ा दे या घटा दे, क्या कहलाता है, उत्प्रेरक कहलाता है। उत्प्रेरक कहलाता है। उत्प्रेरक किससे कहते हैं, वैसा अभिक्रिया जो बिना भाग लिए अभिक्रिया के दर को बढ़ा दे या घटा दे, उत्प्रेरक काम करता है, वह उत्प्रेरक कहलाता है। तो वही यहाँ है कि अभिक्रिया के शर्त क्या है। तो कोई कोई ऐसा रासायनिक समीकरण होता है जिसको क्या कहता है, ताप देने पर, कभी कभी क्या है दाब देने पर, कभी कभी क्या है उत्प्रेरक देने पर अभिक्रिया वह करता है। तो उसको क्या कहते हैं, जैसे यहाँ पर है कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3, इसको क्या करते हैं हम गर्म करते हैं, यानी इसको क्या करते हैं हम ताप देते हैं। तब यह क्या था, CaO कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। तो कभी कभी क्या है अभिकारक के तरफ क्या होता है, उसको तीर चीर के ऊपर, जब भी हम ताप और दाब उत्प्रेरक लिखते हैं वो कहाँ लिखते हैं, तीर चीर के ऊपर या नीचे। तो अभिक्रिया की शर्तें की जानकारी हो गया, ताप द्वारा, दाब द्वारा और उत्प्रेरक से हम क्या करते हैं, अभिक्रिया करते हैं। कोई कोई अभिक्रिया जो है वो आसानी से हो जाता है, तो उसको क्या करते हैं हम, जब भी लिखेंगे उत्प्रेरक, ताप, दाब या उत्प्रेरक कहाँ लिखते हैं हम, तीर चीर के ऊपर या नीचे। यहाँ उत्प्रेरक को ऊपर भी लिख सकते हैं, नीचे भी लिख सकते हैं, ताप को नीचे भी लिख सकते हैं, ऊपर भी लिख सकते हैं। तो ताप, दाब, उत्प्रेरक कहाँ हमेशा लिखा था, तीर चीर के ऊपर या नीचे। इसके बाद है, अब हम अभिक्रिया के शर्त की जानकारी मिल गया। अभिक्रिया के शर्त मतलब होता है कि ताप द्वारा हुआ है, कि दाब द्वारा हुआ है, कि उत्प्रेरक दिया हुआ। और उत्प्रेरक के बारे में हम चलेंगे, वैसा अभिक्रिया जो बिना भाग लिए अभिक्रिया के दर को बढ़ा दे या घटा दे। जैसे मान लो आपके घर में एक बच्चे हैं, वो बच्चे क्या करते हैं,
बच्चे क्या करते हैं, पढ़ते हैं। जब भी उसका पापा के नाम सुने कि उसे घर पापा आ रहा है घर पर, वो बच्चा क्या करता है, पढ़ना स्टार्ट कर देता है। क्या करता है, वो पढ़ना स्टार्ट, यानी अभी वो जो है पहले नहीं पढ़ रहा था, जब भी मालूम पड़ता है कि उसका पापा आ रहा है तो क्या करता है, पढ़ने लगता है। यानी अभिक्रिया के दर उसको क्या हो गया, अभिक्रिया के दर बढ़ गया। अब जैसे ही मालूम पड़ता है बच्चे को घर में क्या आ रहा है, उसका नानी आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, उससे रिश्तेदार आ रहा है, तो क्या करता है बच्चा, उसको पढ़ने का क्या करता है, क्षमता कम हो जाता है। वह क्या करता है, खेलना शुरू कर देता है। तो उससे क्या मालूम पड़ता है कि अभिक्रिया के दर को पापा है तो क्या बढ़ा देता है। जैसे ही मालूम पड़े उससे घर में कोई रिश्तेदार आ रहा है तो क्या करता है, वह अब पढ़ना कम कर देता है। यानी अभिक्रिया के दर क्या करता है, घटा देता है। तो वह किसका काम कर रहा है, उत्प्रेरक का काम कर रहा है। उत्प्रेरक का काम क्या है, अभिक्रिया के दर को बढ़ा देना या घटा देना, यही क्या कहलाता है, उत्प्रेरक कहलाता है। तो यही हम लिखे थे, यहाँ क्या लिखे थे, उत्प्रेरक। इसके बाद होता है उत्क्रमणीयता अभिक्रिया, किसे कहते हैं कि जानकारी, उत्क्रमणीयता अभिक्रिया। तो वैसा अभिक्रिया, उत्क्रमणीयता का अर्थ क्या होता है, जैसे एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाना और फिर अपने मूल रूप में वापस आ जाना। तो वैसा अभिक्रिया जो एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाए और फिर अपने मूल रूप में वापस आ जाए, उसे क्या कहते हैं, हम उत्क्रमणीयता अभिक्रिया कहते हैं। जैसे उत्क्रमणीयता का अर्थ होता है कि एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाए और फिर अपने मूल रूप में वापस आ जाए, उससे क्या कहते हैं, उत्क्रमणीयता अभिक्रिया कहते हैं। अब इसकी जानकारी कैसे मिलता है, जैसे नाइट्रोजन होगा, यहाँ क्या होगा, हाइड्रोजन होगा। जब अभिक्रिया करेगा तो क्या देगा, यह NH3 देगा। NH3 क्यों देता है, क्योंकि हाइड्रोजन है और यहाँ क्या है, नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन के ऊपर क्या होता है, +3 होता है और इसके ऊपर 1 होता है। ये जो है वो इसका आयन जो इसके पास आता है, इसका आयन इसके पास आता है। यह 3 इधर आएगा, यह 1 इधर आएगा। यह क्या देगा, NH3 देगा। यही क्या होगा, NH3 हो गया। अब इसको क्या करते हैं, हम इसको तीर चीज़ों तो दिखाते हैं। अब एक तीर को क्या करेंगे, हम मिटाएंगे। उत्क्रमणीयता का अर्थ क्या होता है, फिर से वह क्या होता है, एक रूप से दूसरे रूप में बदल गया। यह नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर क्या बना, अमोनिया बना दिया। और फिर यह क्या करता है, इधर से इसको ऐसे लिखते हैं। जब भी यह चीज़ दिया रहे तो क्या समझेंगे हम, उत्क्रमणीयता अभिक्रिया का यह पहचान है। इसको अच्छा से हम लिख देते हैं। उत्क्रमणीयता अभिक्रिया होता है कि आधा तीर, पूरा जैसे पूरा तीर ऐसे होता है ना, यह पूरा तीर हुआ, इसको हम आधा तीर लेते हैं। क्योंकि यह फिर से क्या हुआ, एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाए और फिर अपने मूल रूप में वापस आ जाए, उसे क्या कहते हैं, उत्क्रमणीयता अभिक्रिया कहते हैं। जैसे तुम्हारा बर्फ़ हो गया, बर्फ़ को क्या करते हैं, जैसे पानी से हम बर्फ़ बना लेंगे, फिर बर्फ़ से क्या बना लेंगे, हम पानी बना लेंगे। तो यह किसका काम किया, उत्क्रमणीयता अभिक्रिया का काम किया। जैसे वाष्प है, वाष्प को क्या करते हैं, अगर फिर इसको हम ठंडा बना सकते हैं, जैसे गर्म पानी है उसको फिर ठंडा कर सकते हैं। तो यह क्या किसका काम किया, वाष्प क्या है, उत्क्रमणीयता अभिक्रिया है। जो एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाए फिर अपने रूप में वापस आ जाए, उसे क्या कहते हैं, उत्क्रमणीयता अभिक्रिया कहते हैं। जैसे नाइट्रोजन हाइड्रोजन मिलकर NH3 बना दिया, फिर इसको क्या करते हैं, हम इसको अगर तोड़ेंगे तो फिर इसको हम ऐसे बना सकते हैं। जैसे यह NH3 हुआ, फिर इसको अभिक्रिया करेंगे तो क्या देगा, यह नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, फिर इससे यह क्या देगा, नाइट्रोजन दे देगा, यह हाइड्रोजन दे देगा। तो फिर यह क्या हुआ, एक रूप से दूसरे रूप में बदल गया और फिर अपने मूल रूप में वापस आ जाए, उससे क्या कहते हैं, उत्क्रमणीयता अभिक्रिया कहते हैं। जब भी इस तरह का चीज आधा तीर इधर और इधर दिया हो तो यह क्या होगा, उत्क्रमणीयता अभिक्रिया। इसका तीर ऐसे रहता है और एक ऐसे रहता है, यह क्या कहलाता है, उत्क्रमणीयता अभिक्रिया का यह पहचान है। जब भी ऐसा है, अगर ऐसा दिया हो तो यह किसका पहचान है, अवक्षेप का पहचान है। अगर ऊपर की तरफ दिया हो तो किसका पहचान है, यह गैस का पहचान है, यह गैस हो जाएगा। जब भी तीर नीचे की तरफ हो तो क्या होता है, अवक्षेप। अवक्षेप क्या होता है, एक ठोस पदार्थ होता है। और जब भी इस तरह का दिया हो तो क्या होगा, उत्क्रमणीयता होगा। तो आपको क्या करना, पहचानना। जब भी कोई समीकरण रिएक्शन दिया हो, जैसे ही आपका दे दिया होगा, यहाँ पर मान लो कुछ भी रिएक्शन ले लो, मैग्नीशियम ले लिया, यहाँ ऑक्सीजन ले लिया, और इसको जब अभिक्रिया किया तो क्या बन गया, MgO बन गया। अब इसको अगर इस तरह से लिखा रहे और दूसरा चीज इस तरह से लिखा रहे, कहेगा यह कौन सी अभिक्रिया है, तो किसको क्या बोलेंगे हम, उत्क्रमणीयता अभिक्रिया है। क्योंकि इसमें क्या है, आधा चीज इधर है, यह एक रूप से दूसरे रूप में बदल जा रहा है, फिर अपने मूल रूप में वापस आ जा रहा है। तो यह क्या कहलाएगा, उत्क्रमणीयता अभिक्रिया कहलाएगा। जब भी इस तरह का संकेत दिया हो, इसका तीर चीज दिया हो, तो यह क्या कहलाएगा, उत्क्रमणीयता अभिक्रिया कहलाएगा।
अब हमने बता दिया रासायनिक समीकरण को अधिक उपयोगी होने के लिए कितना शर्त बताए, हम 6 शर्त बताए। पहला बतलाए थे, तो इसमें हम आपको 6 शर्त बतला चुके हैं। उत्क्रमणीयता के बारे में मालूम पड़ गया। दूसरा अभिक्रिया के शर्त के बारे में मालूम पड़ गया। इससे पहले हम ऊष्माक्षेपी ऊष्माशोषी बतलाए थे, उसके बारे में मालूम पड़ गया। गैस की जानकारी मिल गया। इसके बाद है कि अभिकारक एवं प्रतिफलों के ठोस भौतिक अवस्था की जानकारी मिल गया। कौन ठोस है, कौन द्रव है, कौन गैस है, इसके बारे में जानकारी मिल गया। आप लोग इसको भी याद कर लेंगे, ठोस के लिए क्या लिखते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर करें। और आप नए हैं तो बेल आइकन को बजाएं, जिससे कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँचे।